नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम जो यूपी पीसीएस 2024 के लिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि एक ही वीडियो में अब तक यूपी पीसीएस के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई गई हो, चाहे वो आरओ हो या कोई अन्य परीक्षाएं हो, मेंस की, प्री की, जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्योंकि प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं। तो वो जितने भी प्रश्न आए हैं उनको हम कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ एक बात और मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ, इस वीडियो में यानी कि ये जो हमने ये प्रश्न और ये जो बनाया गया है पीडीएफ, इसमें हम उन्हीं क्वेश्चन को टैकल करेंगे जो फैक्ट वाले हों या जो हाल के वर्ष 2022-23 के डेटा से रिलेटेड हों, उनको ही कवर करेंगे। और जो फैक्ट वाले क्वेश्चन उनको, कोई बहुत पुराना प्रश्न होगा जिसमें पूछेगा कि ये किस राजकोषीय घाटा कब का था कब का नहीं था, उनको नहीं देखेंगे। हम उनको पहले ही स्किप करेंगे, पहले ही बता दे रहे हैं, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं देखेंगे, नए पॉइंट जो है उनको ही देखेंगे। तो चलिए वीडियो यहाँ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमने लगभग कर के सारे सब्जेक्ट के हमने वीडियो बना दिए हैं, तो आप इस क्लास को शेयर करिए और अपने दोस्तों से को साथ शेयर करने के साथ ये भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। आइए इसको थोड़ा पहले जूम कर लेते हैं ना, तो और अच्छे दिख रहा है। इधर का ये जो पोर्शन दिख रहा है किस कौन ईयर में पूछा था, इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रश्न में ऑलरेडी दिख जा रहा है कब का प्रश्न है वो। अब सही दिख रहा है। एक बार देख लूँ और कैसे दिख रहा है। हाँ, स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, इंडियन इकोनॉमी में पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नीतिगत आयामों से संबंधित होगा। चलिए राष्ट्रीय आय देख लेते हैं। प्राथमिक घाटे को मापा जाता है, जो राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान को हटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, प्राथमिक घाटा आएगा। ये प्रश्न को ऐसे एज इट इज ही रटना है, क्योंकि पूछेगा कि प्राथमिक घाटा से क्या तात्पर्य है या प्राथमिक घाटा कैसे नापा जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें राजकोषीय घाटा जो हमारा रहता है उसमें से जो ब्याज भुगतान करते हैं उसको हम हटा देते हैं, तो हमारा प्राथमिक घाटा आ जाता है। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार क्या है, 2011-12। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुझे लगता है मुझे थोड़ा जूम आउट करके ये भी कर लेना चाहिए आइडेंटिफिकेशन कि किस ईयर में कौन सा पेपर में ये पूछा गया था। तो आपको अब दिख रहा होगा ना कि थोड़ा और जूम आउट कर देते हैं। हाँ, अब दिख रहा होगा। हाँ, अब दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साइड में कि इस ईयर में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसको लिखने से दिखने से ये भी फायदा हो जाएगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ ये वर्तमान में ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी हो सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले दूसरा प्रश्न हो गया था कि भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय के आधार का वर्ष क्या है, 2011-12। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सूत्र क्या है, सेवा क्षेत्र है। 2021 आर में आया हुआ है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा जो क्षेत्र आता है उसमें आय का, वो आता है सेवा क्षेत्र से आता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की श्रेणियों की पहचान की है, वह श्रेणी है आय निर्धनता और मानव निर्धनता। भारत सरकार की न्यूनतम आय का सूत्र क्या है, सीमा शुल्क है। केंद्र सरकार की बजट पूंजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है कर प्राप्तियां। कर प्राप्तियां जो होती हैं वो पूंजीगत प्राप्तियों में नहीं होती हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए।
आर्थिक क्रिया नहीं है, क्या है? स्वैच्छिक सामाजिक सेवा जो है वह आर्थिक क्रिया नहीं है। अब ऐसे ये आ गया वर्ष 1998 और 99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की समीक्षा अपेक्षित वार्षिक दर थी 6.5, जो कि बहुत पुराना प्रश्न है। ये भी देख लीजिए नवी पंचवर्षीय योजना का है और ये 95-96 का। तो ये जो प्रश्न है हम इसको ड्रॉप करेंगे कि 2008 8 और 9 को भी हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि पुराने पेपर है। ये भी देखिए कब है, अ, एशियाई विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2004 के अनुसार 2005 में भारत की समृद्धि दर कितनी थी? 6.9 थी। लेकिन वहीं एशियाई रिपोर्ट 2019 को देखेंगे तो यह 5.1% थी। 2005 के हैं तो इनको हटा देते सीधा देख लेते हैं कि ये भी 2020 के डेटा दिए हुए हैं, तो ये पुराने हैं, इनको हम हटाएंगे। क्योंकि इधर दिख रहा है तो हम सिर्फ नए क्वेश्चन ही पूछेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है कहाँ? गोवा में है। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है बिहार की। भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2009-10 के दौरान सर्वाधिक थी गोवा की। किसी देश की राष्ट्रीय वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक है प्रति व्यक्ति उत्पादन। अब हिंदू समृद्धि दर का संबंध है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किससे है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। भारत में हिंदू समृद्धि दर दर संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इस समय 2015 में से भारत की आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में उपयुक्त किया गया है 2011-12। बीते 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर थी कब? 96 से 97 में थी। ये भी पुराना 2006 का है। अब है ऐसा करते हैं, पूरा देखते हैं। आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि ऐसे में बहुत समय हो जाएगा देखने में कि नहीं कौन सा है कौन सा नहीं है। भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुमानित है कितना? 10% का है। भारत में बचत में सर्वाधिक उपयोग होता है क्या? घरेलू क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्भरता के अनुमानों के लिए केंद्रीय अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग हो गई है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी किसने? केलकर समिति ने की थी। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उस बुक का नाम बताइए, कब आई थी वो बुक? मैं बता दे रहा हूँ 1900 के स्टार्टिंग में आई थी, शायद 3 था वो बुक की, 3 या 1 में बुक आई थी, ध्यान रखिएगा। उस बुक का नाम कमेंट करिए। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत में सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा क्या था? पहले बढ़ा फिर कम हुआ था। मार्केट कैप का परिणाम उसके जीडीपी से अधिक है यूएसए की। जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी होती है, कीमत की तुलना में मजदूरी कम है। राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता है मुद्रा और पूर्ति। यदि एक यदि हाँ यदि एक ही एक ही हुई यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यवस्था जीडीपी की प्रतिशत दर कितनी है? वो 1.01% थी, लेकिन वर्तमान में 2022-23 का डाटा देखेंगे तो अब वो आ जाएगा 2.1% आ जाएगा। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुटी भुगतान की अधिकतम सीमा है 10 साल, वर्तमान में 20 साल हो गई है। साधन लागत पर स्थिर कीमतों पर जीडीपी की समृद्धि का सर्वाधिक था कब? 2006 और 7। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये लेटेस्ट भी है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी 2006 और 7 में, ये भी ध्यान रखिएगा। आयकर विभाग द्वारा जारी
पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता पते का प्रमाण के रूप में। राजस्व एवं राजकोषीय नीति, जीडीपी परिषद का अध्यक्ष है केंद्रीय वित्त मंत्री। वर्तमान वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, कमेंट करिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कितना, 6.4%। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में मजदूरी के लिए उत्तरदायित्व है मजबूत वृद्धि, वित्तीय समावेशन या केंद्रीकरण, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार। वह वक्र जो कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच का संबंध को दर्शाता है वह है लेफर वक्र। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि वह वक्र जो कर की दर और सरकारी व्यय के बीच जो संबंध दिखाता है उसे लेफर वक्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों की सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य है किसका, राजकोषीय नीति का। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही किसका लक्ष्य है, यह लक्ष्य जो है राजकोषीय नीति का है। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय होती है राजस्व के अनुदान की। अप्रत्यक्ष कर है क्या है, जीडीपी जीएनपी है। अप्रत्यक्ष कर है क्या है, जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। अब बताइएगा कमेंट करके, जीएसटी को इस संशोधन के थ्रू लाया गया था, पहला। दूसरा, जीएसटी क्या एक संवैधानिक बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बताइएगा। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि स्टैट्यूटरी है, ये बताइएगा। जीएसटी का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में, ये बताइएगा आप। भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड संबंधित है आयकर से, आयकर से है। भारत सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है पूर्ण रोजगार। केंद्र सरकार ने के बजट में चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मकसद है क्या है, वह है ब्याज भुगतान। वर्तमान में देखा जाए तो ब्याज भुगतान ही है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजटों के परिणाम यानी आउटकम बजट का विचार लागू किया था। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व था किसका, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त था। संघीय बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा था, कितना था, उस समय को छोड़ के वर्तमान देखिए संघ बजट का 2020-21 का प्राथमिक घाटा 0.4% था। भारत में, एक मिनट, भारत में सकल घरेलू बजट का सर्वाधिक हिस्सा होता है भौतिक परिसंपत्तियों का। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमानित प्रदान करता है, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए करता है, याद रखिएगा। और ये किस आर्टिकल में लेखानुदान है वो कमेंट करिए। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी वीपी सिंह के द्वारा। मुद्रास्फीति की दर आधारित होती है थोक मूल्य सूचकांक पर। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, केलकर समिति ने की थी। भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है मार्ग कर यानी टोल टैक्स नहीं लगाया जाता है। मोड वेट संबंधित है इससे, मूल वर्धित कर या वैट से। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था काल्डरर ने। वह कर जो संघ द्वारा लगाया या वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है, वो है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर। केलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में नियम कर को हटाया था, कितना, निगम कर को हटाया कितना, 30% करने का सुझाव दिया था। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी। भारत में 2019-20 में था, अभी जो है बदल रहे हैं, देख लीजिएगा वर्तमान वाला। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं, एक है जीएसटी, फिर निगम कर, फिर आयकर।
खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं करता है आयकर। अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर। केंद्र सरकार नहीं लगाती है मनोरंजन कर का। प्रत्यक्ष कर है आयकर। वैट लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के मध्य सभी चरणों पर। वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के आय कर का सर्वाधिक साधन था निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स पे था, और दूसरा वर्तमान में जीएसटी 33% है। 13वें वित्त आयोग की संतुष्टि के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्र सरकार को में न्यूनतम थी कितना 32% थी, लेकिन 14वें वित्त आयोग के दौरान यह 42% हो गई। 15वें वित्त आयोग में आपने देखा होगा ये 41% हो गई, लेकिन जो 1% और जो मतलब 42% जो 1% है वो जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और कश्मीर के लिए दिया गया है। जो वित्त आयोग है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। आपकी बार इको टैक्स भी है, ऐसे मतलब कि जो पेड़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा पौधे या पेड़ लगाए जाएंगे उनको कैसे और वित्त मिलेगा, इसके बारे में है। भारत में कृषि आय लगाया जाता है राज्य सरकार द्वारा। हालांकि कोई सरकार इसको लगाती नहीं है, लेकिन कृषि जो विषय है वो राज्य सरकार से संबंधित है। वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के आय कर का स्वर प्रमुख साधन है निगम कर जीएसटी निगम कर 2019-20। राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता है निगम कर। आयकर छूट नहीं है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर नहीं है। सनमैट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। केंद्र को वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई थी, इससे निगम कर और वर्तमान में जीएसटी से प्राप्त हुई है। अब देखते हैं निगम क्षेत्र की आय का संबंध नहीं है सामूहिक अतिरिक्त लाभ से। केवल संघीय सरकार के लिए होती है सीमा शुल्क निगम कर। आगम का सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी। एक कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है और राज्यों में बांटा जाता है वह उत्पाद कर, आयकर, आय आय का उपकर और तटकर। प्राथमिक मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक अनुपात है राजकोषीय घाटे का। प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर है एक संपदा कर है। वह कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है, वह कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। वर्ष 2013-14 में संघीय सरकारों के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत है सामूहिक कर, और इस समय वर्तमान में जीएसटी है। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल का मल जल यानी सीवेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह है संपत्ति कर। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया था। इस उपकर की दर थी 0.50% थी। यह प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिए जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटे के। हाल के वर्षों में संघीय सरकार ने बजट के व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है ब्याज की अदायगी का। भारत में संघीय बजट में सबसे अधिक रकम होती है आगम व्यय की। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले करों को जाना जाता है सीमा कर के नाम से। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है राजकोषीय घाटे का। वर्ष 2000 और 2001 में केंद्रीय बजट में राजस्व घाटा स्थिर था 5.1%, लेकिन 2022-23 का देखेंगे डाटा 6.4% है। वर्ष 2005 और 6 में केंद्र सरकार की आगम आय में तट कर तथा उत्पादन कर का योगदान था कितना 42% था, लेकिन 2019-20 में देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना प्रतिशत, यह मिलेगा आपको 25% मिलेगा। वर्ष
1996 और 97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया था सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2005 सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5%। संघीय बजट 2011-12 में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया था ऊर्जा पर। 13 फरवरी 2014 को लगातार छठी बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया जम्मू कश्मीर ने। समयावधि 2008-9 के मध्य केंद्र सरकार ने चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा था ब्याज भुगतान का। संघीय बजट 2010 और 11 में राजकोषीय घाटा अनुमानित था जीडीपी का 5.5%, लेकिन वर्तमान 2019-20 का देखेंगे तो 3.3% है। यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। 12वें वित्त कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 2009 और 2010 तक केंद्र एवं राज्य का राजस्व घाटा होना चाहिए था 0। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया था 2003 में। हाल के वर्षों में संघ सरकार के बजटों में व्यय का सबसे बड़ा मद है ब्याज की भुगतानी पर। मतलब कि अभी वर्तमान में देखेंगे तो यही है, सबसे ज़्यादा पैसा इस चीज़ में खर्च हो रहा है, ब्याज भुगतान में जा रहा है। अब आगे देखेंगे। संघीय बजट के ब्याजों संघीय सरकार के बजट के राजकोषीय घाटे में बड़े भाग की पूर्ति हो जाती है घरेलू उधार से। भारतीय केंद्र सरकार ने बजट में राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान होता है किसका? राजकोषीय घाटे का होता है। वर्ष 2015 और 16 में संघीय बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई तो 49%, वर्तमान में 74% है। लेकिन अभी जब डेटा देखेंगे तो 100% भी शायद हो गया है, मुझे ध्यान आ रहा है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे VY रेड्डी थे। 15वें NK सिंह है। 16वें बन गए हैं, कमेंट करिए आप। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार ने बांटे जाने वाले करों में राजस्व का प्रतिशत है कितना? लेकिन 14वें वित्त आयोग के अनुसार से 42% है। जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा, मेरे पास कहीं लिखा होगा। रुकिए बता रहा हूँ, 1 मिनट वीडियो पॉज कर देते हैं, देख के मिल गया है। जो 16वें वित्त आयोग होंगे उनका नाम होगा अरविंद पनगड़िया साहब, जो होंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। 16वां वित्त आयोग कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, आपको ध्यान रखना है। और वित्त आयोग की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 280 में की गई है। यह एक संवैधानिक बॉडी है, ये भी नाम ध्यान रखिएगा। तो पनगड़िया साहब जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये प्रश्न जरूर आएगा। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है, क्या तटकट नहीं बांटती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है करों का राजस्व व केंद्र में बंटवारा। अब है भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को आय के मध्य बंटवारे की संतुष्टि करते समय सर्वाधिक भार दिया है किसे? जनसंख्या पर, और 14वें पर 50% है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के लिए किया जाता है। 13वें वित्त आयोग की समय अवधि थी 2010 से 15 थी। फिर 15वें आयोग की रिपोर्ट आएगी
फिर 16वें की कब से होगी? 1 अप्रैल 2026 से 16वां स्टार्ट होगा। अब देखेंगे 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र कर राजस्व में राजस्व के बंटवारे हेतु संतुष्टि की गई थी। वो कितनी की गई थी? वो की गई थी 32%, लेकिन वर्तमान में 14वें में देखेंगे तो आपका वो 42% है। अब आगे देखते हैं 12वें 12वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र और राज्य के हस्तांतरित किए गए वाले हिस्सेदारी योग योग का संग्रह की मात्रा निर्धारित होगी 30.5%। केंद्र व राज्य के मध्य बंटवारे का संबंध है वित्त आयोग की सिफारिश पे। 11वें वित्त आयोग पढ़ने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई 268 से 281 के बीच की गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वह घाटे की वित्त व्यवस्था और व्यय व्यय और राजस्व का अंतर अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापने पाटने बाँटते हैं तथा इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है। यदि यदि वह विफल होता है तो इस स्थिति में उत्पन्न होगा मुद्रास्फीति होगी। अब है आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशन करने का दायित्व किसका होता है? वित्त मंत्रालय का होता है। अब सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत के रूप में सहायिका का मान सबसे अधिक रहेगा, वर्तमान में 8.5% रहेगा। पुराने प्रश्न को थोड़ा स्किप करते हैं यार, बहुत समय जाएगा। अब बैंकिंग और मुद्रा से देखेंगे। क्योंकि वो पुराने प्रश्न थे उनको उतना रिपीट होंगे नहीं, क्योंकि बहुत बदल गया है। उसको बार बार पढ़ने से समय खराब होगा। हमें सिर्फ वो प्रश्न पढ़ने हैं जो फैक्ट हैं, अदरवाइज नहीं तो समय खराब होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि बैंकिंग में क्या आता है, करंट बजट से प्रश्न आते हैं और बहुत हुआ योजना पूछ लेंगे, और एक दो जो बहुत फैक्ट होंगे कि इंडियन बैंक या कोई बैंक की स्थापना कब हुई, ये सब पूछ लेते हैं। तो सिर्फ वही देखते हैं। वह समिति जो सार्वजनिक बैंक के समेकन से संबंधित नहीं है वह है रंगाजन समिति। हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण हैं बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा और वृद्धा पेंशन। इंडियन बैंक मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब याद करने वाले हैं। हाँ, इंडियन बैंक कहाँ है? चेन्नई में मुख्यालय है। आईसीआईसीआई बैंक का बड़ोदरा में है। कॉर्पोरेट बैंक का बेंगलुरु में है और केनरा का बेंगलुरु में है। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्था के गठन हेतु किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया? वह है कैनरा बैंक। उसके बाद देखेंगे भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। ये याद रखिएगा, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, क्योंकि ये पूछा जाएगा। और गवर्नर और कार्यकाल दे लेते हैं। आई जी पटेल दिसंबर 1970 से लेकर सितंबर 1982 तक। मनमोहन सिंह 82 से लेकर 85 तक। डॉक्टर श्री रंगराजन 92 से लेकर 97 तक। डॉक्टर सुब्बा राव 2008 से 2013 तक। वह कथन जो वह कथन जो मुद्रा संकुचन के अर्थ का सही व्याख्या करता है। मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति एक साधन नहीं है माल और सेवा कर के लिए। आरबीआई द्वारा बैंकों पर जुलाई 2021 से नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। 14 बैंकों पर लगाया गया। अब बैंकों में उपभोक्ताओं सेवाओं में सुधार पर सुझाव देने के लिए गठित किया गया गोईपुरिया समिति को किया गया। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन। भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाती है। सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक जो इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है भारतीय स्टेट बैंक है। वह भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीतियों इस समिति का बाह्य सदस्य 2021 में नहीं थे। माइकल देवदत्त पात्र। बसेल मानक है किसका है? बेसल मानक देखेंगे बैंकिंग सुधार से संबंधित है। याद रखिएगा बेसल मानक किससे है? बैंकिंग सुविधा से संबंधित है। वह संस्था जिसके अध्यक्ष किसी महिला नहीं है वह है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में रुपए की परिवर्तना का अर्थ है कि
रुपए सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। हाल के वर्षों में भारतीय मुद्रा मजबूत हुई है डॉलर के मुकाबले वर्तमान में, लेकिन कमजोर हुई है, वो पुराना प्रश्न है। अब भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1882-62 में की गई थी। 1862 में प्रथम जो है मुद्रा जारी की गई थी। एक है, ये इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिए, फैक्ट कुछ मुझे लग रहा है पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में नोट चेंज हुआ है, 2000 का नोट चेंज किया गया है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो है नोट कब बनी थी या बनाई गई थी, तो 1862 में बनाई गई थी। एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं था वित्तीय नियमों की तर स्थिरता। भारत में मुद्रा गुणांक को परिभाषित किया जाता है वृहत मुद्रा और आरक्षित मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा में। भारत में सिक्कों की ढलाई मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद में होती है। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति प्रारंभ की गई थी 1997 में। आरबीआई के मुख्यालय स्थित है कहाँ? मुंबई में। हाँ, रिजर्व बैंक के वह गवर्नर जो वित्त मंत्री भी थे, सीडी देशमुख। हाल ही में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी थी जो। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रखरखाव किया था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है कि सिक्योरिटी के व्यापार करना। गिल्ट एज में विपणन संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। मौद्रिक नीतियों का निर्माण भारत में करता है आरबीआई। याद रखिएगा, मौद्रिक नीति जो होगी वो आरबीआई निर्मित करता है, और राजकोषीय नीति कौन करेगा? वो भारत सरकार करती है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है राजकोषीय घाटे का नियंत्रण करना। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कथन सही नहीं है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोट को जारी करता है, 1 रुपए का नोट नहीं जारी करता है, ध्यान रखिएगा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। विदेशी विदेशी वाणिज्यिक उधारी को निगमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है पीएलआर को। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साख सृजन करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमित की पद्धति का अनुसरण किया जाता है न्यूनतम कोष पद्धति। देखिए, 2 पद्धति होती है नोट छापने की, एक होती है न्यूनतम, एक होती है आरक्षित। तो भारत में जो अपनाया जाता है वह न्यूनतम कोष आरक्षित अपनाया जाता है। भारत में नकद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए सत्य कथन या साख सृजन को कम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल के आकलन में 2002 और 3 की विकास दर होगी, और लेकिन वर्तमान में 2022-23 सीधा देखिए तो वो था 7.2% है। वह राज्य जिसको व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता वह है जम्मू और कश्मीर, अप्रैल 2011 से करता है, और सिक्किम का नहीं। देखिए, सिक्किम का नहीं करता है। हाँ, पहले जम्मू कश्मीर का भी नहीं करता था जो आरबीआई था, लेकिन वर्तमान में जो है वह जम्मू कश्मीर का भी करता है, लेकिन वह जो है सिक्किम का संचालन नहीं करता है। भारत में एक के सिक्के जारी करने का अधिकृत कौन है? वित्त मंत्रालय है। भारत में व्यावसायिक बैंक द्वारा साख सृजन को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई के खुले बजट संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशा है प्रतिभूतियों का क्रमतः जो प्रतिभूतियां होती हैं उनके क्रय विक्रय से है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेट निर्गम विभाग को अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए कितना? 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण रखना चाहिए आपको हमेशा। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए के नोट जारी करता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार है कितना? 10,000 करोड़ तक के वित्तीय वर्ष में। एक वित्तीय वर्ष में कितना? 10,000 करोड़ तक का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि अर्थव्यवस्था के मौद्रिक लागत में कमी आती है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है। बैंक दर क्या है? जो वाणिज्यिक को मतलब उनको उधार देता है। आरबीआई जो है वो वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है। अब है
अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेट 7% से बढ़ाकर कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में कितना है और 5.40 है। पिछले एक वर्ष अर्थात 2010 तथा जून 2011 के मध्य रेपो रेट में अंतर को कोटि रही है 4% की। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देती है वह है रिवर्स रेपो रेट। आपातकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है वह रेपो रेट है। बैंकों को अपनी नगद बैंकों को अपने नकद धनराशि और कुल परिसंपत्तियों के बीच का एक प्रमुख अनुपात रखना पड़ता है। वह किसके रूप में? एसएलआर के रूप में रखना पड़ता है। अब आगे देखते हैं। अब एक रेपो दर को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। विभेदीकृत ब्याज भुगतान का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए, निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं सरकार को सस्ते ऋण सुलभ कराने के लिए हाल ही में बजट रेट घटाई गई है। 30 सितंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा की रिपोर्ट के समय रेपो रेट था 8%, वर्तमान में 5.51% है। अब है वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। कृषकों के पास आसानी से पहुंच के लिए किसान क्लब बनाया गया किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। भारत सरकार ने 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया 1969 में किया गया। ये ध्यान रखिएगा, कब किया गया? 1969 में किया गया। कितने बैंक? 14 बड़े बैंकों का किया गया। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 में वाणिज्यिक बैंकों का साख जमा अनुपात था निरंतर बढ़ रहा था। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं? 12 हैं। भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में। हाल ही में स्वाभिमान नामक नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है ग्रामीण निर्धनों के घर तक बैंकों की पहुंच। स्वाभिमान कौन सा है? बैंकों में खाता खुलवाने से संबंधित है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के देनदारी की घटना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सावधि जमा धनराशि। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंशदान है सावधि जमा का। सर्वप्रथम चीन ने अपनी शाखा खोली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है किसानों की साख। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य नहीं है भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेकर। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है आईसीआईसीआई बैंक। अब है अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था दिसंबर 1959 में। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंकों द्वारा। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत में वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किया गया नाबार्ड के अधीन। कहाँ किया गया? नाबार्ड के अधीन किया गया। भारत में ग्रामीण अवस्था के विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है कौन सी? नाबार्ड। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। वर्ष 1995-96 में स्थानीय ग्रामीण अवस्था विकास कोष का हिसाब रखता था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता निर्यात और आयात बैंकों को। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करता है प्रतिच्छायक बैंक। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है बैंकिंग अधोसंरचना का सिकोड़ना। भारत सरकार ने देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जुलाई 1969 को किया। कब किया? जुलाई में किया, 1969 को किया। अब आगे देखते हैं।
वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव। पंजाब नेशनल बैंक के विलय होने का वाणिज्यिक बैंक अब न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में से एक जिसमें जिसमें सरकार ने 100% शेयर पूंजी है वो है BHIL। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलान पैनल गठित किया गया था। नए बैंकों के लाइसेंस हेतु आवेदन पत्रों की समीक्षा सूक्ष्म परीक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष थे YH मलीग्राम। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे, राजा जे चेलैया। नरसिम्हा समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना में सुधार से। भारतीय रुपयों की पूर्ण परिवर्तनी के प्रश्न का संबंध परीक्षण नहीं किया गया है तारापोर समिति द्वितीय द्वारा। स्वयं सहायक समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया था नाबार्ड द्वारा। RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय है सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति में व्यापार से। इनसाइड ट्रेड संबंधित है अंश या शेयर बाजार से। भारतीय रिजर्व बैंक है एक शीर्ष बैंक है। मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा 1936 में की गई थी। फरवरी 2011 में स्वाभिमान कार्यक्रम लागू किया गया था बैंक साथी के रूप में घर आके आपका बैंक अकाउंट खोलने के लिए। एक मिनट रुकिएगा। अब देखते हैं मुद्रास्फीति। शीर्ष मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्ष मुद्रास्फीति का मापन आधार किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। वित्त घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी से। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रभावी मापदंड है थोक मूल्य सूचकांक। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। अब पूंजीगत व्यापार हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। या तो अभी देखते हैं कितना समय हुआ है। अभी 42 मिनट हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी 16-17 मिनट और इसको देखना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो पाए। हाँ 2 वीडियो में खत्म हो जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं फिर से। हाँ अब है पूंजी बाजार। बचतों और वित्तीय संस्थानों को प्रभाविता पर निर्भर है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया। पूंजी निर्माण के लिए अनिवार्य करता है निवेश। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी करता है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। नवरत्न से तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र की वे 9 उद्यम जो पूर्ण स्वायत्तता प्रदान किए हैं। CBDT जुड़ा हुआ है आयकर कर से संबंधित है। गिल्ट आधारित बाजार के मायने हैं सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करती है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करती है सेबी। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है समुद्री बिल पर। एक्सच्यूरिटी शब्द संबंधित है बीमा से। शब्द बुल और बियर जुड़े हुए शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है क्रिसिल। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड के लिए। मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का आशय है प्लास्टिक मनी से। यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है वह है काली मुद्रा। BSI ग्रीनेक्स से संबंधित है 25 कंपनियां। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तनी है भारतीय स्टेट बैंक और LMI और CGI और IDBI। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से।
यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है। यह दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है एवं इसके शेयर सूचकांक में सेंसेक्स नाम से भी जाना जाता है। वह है बम्बई शेयर बाजार है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं क्रिसिल, केयर एवं इक्रा। अब है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मुख्य संचालक है निक्की। विश्वसनीय प्रतिभूतियों का तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार पूंजी दर का लाभ हो। शेयर बाजार के क्रियान्वयन को नियंत्रित से संबंधित है सेबी। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया था 1882 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब देखने जा रहे हैं हम लोग भारतीय वित्त प्रणाली देखेंगे। सेंसेक्स बैंक ऑफ एक्सचेंज यानी बीएसआई का परिचालन सूचकांक है। बीएसआई में सूचीबद्ध ब्लू चिप कंपनियों को इसका मापन होता है 30 कंपनियों को। भारत का मुख्य संविदा कानून है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारत में म्यूचुअलिटी फंड के संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है सेबी। विदेशी बैंकों में जो भारत में कार्य संचालन कर रही है की सबसे अधिक शाखाएं हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। वर्ष 2004 में काबुल में अकाउंट खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बना था पंजाब नेशनल बैंक। एक निजी बैंक है आईसीआईसीआई बैंक जो निजी बैंक है। कोषीय परिचालन की में दक्षता एवं कार्यक्षमता के लिए एशिया बैंक अवार्ड 2001 प्रदान किया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान की गई थी विदेशी निजी बैंक को। अब यहाँ से हम देखेंगे कि प्रश्न कब कब पूछा जा रहा है। 11-15 इसमें अब नया प्रश्न नहीं है। अब 2000 से हाल ही के वर्ष में देखते 5 वर्ष तक का देखेंगे बस। अवमूल्यन देखते भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया। कब? 1991 में किया। एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन कब किया गया था? 1991 में किया गया था। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया था 1949 में किया गया था, ध्यान रखिएगा 1949 में किया गया था। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए लेता है। अब ये भी जो है पढ़ लेते। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आच्छादित हुई थी उपभोग साख एवं निवेश साख से। मूल अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा के बाहरी मूल्यों में कमी। आर्थिक नियोजन देख लेते हैं। वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था वह था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आर्थिक विकास का प्रमुख कार्य नहीं है तकनीकी एवं नौकरशाही नहीं है। पंचवर्षीय योजना और प्रमुख विकास मॉडल। प्रथम में हैराल्ड टोमल मॉडल, द्वितीय में महालनोबिस मॉडल, तृतीय में एस चक्रवर्ती मॉडल, चतुर्थ में देखेंगे अशोक रुद्र मॉडल था। अब है निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धारित कर निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी थे चार्ल्स बूथ। भारत निर्माण योजना के संगठक नहीं है ग्रामीण उद्योग। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकारा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को कहते हैं सतत विकास कहते हैं। अब इसके पास जितनी भी हैं सब पुराने क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, आप भी देख रहे हैं। अब देखेंगे आर्थिक आयाम, देखेंगे कृषि से संबंधित। भारत में कृषि जनगणना आयोजित की गई थी प्रथम 5 साल में। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर का जोत है वह कहलाता है लघु किसान। भारत में कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 के उल्लेख नहीं किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को उल्लेख नहीं किया गया है। काशी लालिमा फसल की प्रजाति किसकी? भिंडी की है। पौधे में बूटी लगाने का कार्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, वनस्पति प्रसारण के लिए किया जाता है। आम उत्तर प्रदेश
कहाँ का फेमस ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा होता है? लीची बिहार, नारियल केरल, सेब जम्मू कश्मीर। अब कृषि उत्पाद विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम पास हुआ था 1956 में। अब क्रांति और संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद का, ग्रे क्रांति उर्वरक, पीली क्रांति तिलहन, काली उत्पादन क्रांति जो है पेट्रोल उत्पादन से है। अब शहर शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है, एपीकल्चर जाना जाता है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में न्यूनतम जोत का आकार था 1.08 हेक्टेयर। भारत सरकार ने विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय फरीदाबाद में है। अब इंद्रधनुष क्रांति, समग्र क्रांति, हरित श्वेत नीली पीली और भूरी क्रांति। एक इंद्रधनुष क्रांति जो आप देखेंगे, इंद्रधनुष योजना है वो आप देखेंगे, वो बैंकों क्षेत्र से संबंधित है। नीली मत्स्य क्रांति मत्स्य पालन के लिए, पीली तिलहन क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, सफेद दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति से भारत के सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। अब सब पुराने क्वेश्चन फिर आ गए हैं। जो नए क्वेश्चन है उनसे देखा जाएगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चन देखने से कोई फायदा है नहीं। ये जो कौन सी फसल किस नाम से, ये सब आपने ज्योग्राफी में ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ जो न्यू आंकड़े हैं वो मैंने एक बना के रखा हुआ है कि यूपी में बजट से एक बनाया, योगी जी की थंबनेल बनाया हुआ है, उसमें पूरा बताया गया है। तो ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं, सब पुराने डाटा हैं। देख लेते हैं नए क्वेश्चन जहाँ बने हों। ये थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन में नीली, उर्वरक में भूरी। गन्ना में गन्ना में जो बीमारी लगती है उसे रेड रॉट कहते हैं। धान में खैरा कहते हैं। अरहर में उकटा या विल्ट कहते हैं। आलू में जो है झुलसा या लेट बाइट कहते हैं। अब संबंधित व्यक्ति देख लेते हैं। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से, एल के झा कराधान से, वी जी कुरियन दुग्ध उत्पादन से, मोरारजी देसाई बैंकों के सामाजिक नियंत्रण से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अंशदान घटता जा रहा है। ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य है कि अन्य ऋतु यानी बेमौसमियों में उत्पादन प्राप्त करना। अब उद्योग है, ये देख लेते हैं। विश्व का वह देश जो 2020 में कुल्हा लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक था, वह था कनाडा था। उत्पादन इकाई स्थापित करने वाली कंपनियां को शुरुआती 5 वर्षों की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ा था। विशेष आर्थिक जोन के लिए नहीं करना पड़ता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार है बिजली का। भारत में भारत में निर्देशित करों करों उद्योग में सम्मिलित नहीं किया जाता है, सॉफ्टवेयर को नहीं किया जाता है। अब ये फिर पुराने प्रश्न आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। पुराने की अर्थव्यवस्था में पुराने प्रश्न पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमेशा डेटा बदलते रहते हैं और ये पढ़ लेंगे, ध्यान में आ गया तो जाहिर सी बात है वो नुकसान ही करेगा। ये देख लेते हैं, ये 2019 के यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। कार्वे समिति 1995 55। कार्वे समिति कब की है? 1955 की है। अबिद हुसैन समिति 1995 की है। नायक समिति 1991 में। उसके बाद एम एस कोहली समिति 2000 में है। और उसके बाद ये सब पुराने हैं। सेवा क्षेत्र में भी सब लगभग पुराना ही प्रश्न है। पुराने प्रश्न दिख रहे हैं, नए नहीं दिख रहे हैं कोई। आपको दिख रहा होगा इधर वर्ष। आगे सामाजिक न्याय, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसको देख लेते हैं। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है नीति आयोग के कार्यदल द्वारा। वह समिति जिसके द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं समाज शिक्षा पर होने वाली निजी व्यय को शामिल किया गया था, वह था तेंदुलकर समिति। इंपॉर्टेंट है। आर्थिक कार्य सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है, कथन है कार्ल मार्क्स का। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय था, क्या था? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा।
अब निर्धनता का यह के प्रकार है, निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की गई थी 2016 में। वह योजना जो भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। हाँ, 6,000 रुपये टोटल मिलेंगे 3 किस्त में। किसान विकास पात्र योजना के लिए है केवीपी ऋण बाजार में व्यापार योग्य गरीबी मानवीय गरीबी सूचकांक विकास विकसित किया गया 1997 में। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है, कहाँ से होता है, वो घरेलू उपभोक्ता वैसे के आधार पर होता है। देखते हैं कोई नई रिपोर्ट। हम्म, नहीं आ रही, कोई नया प्रश्न नहीं है इसमें अभी तक। एक ये देख लेते हैं जो मिशन विशन फैक्ट वाला क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लाया गया। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में लाया गया। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। महिला समृद्धि योजना 1993 में। महिला सशक्त योजना 1998 में। महिला साम्राज्य योजना 1989 में। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2001 में लाया गया था। अब जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। अब ये देख लेते हैं, योजना देख लेते हैं और वर्ष देख लेते हैं। विलेज स्कीम यानी कुंज ग्राम योजना अगस्त 1952 में लाई गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संतुष्टियां जनवरी 1958 में लाया गया। जिला ग्राम विकास अधिकरण 1999 में बनाया गया। अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना प्रारंभ की गई 2013 में की गई। और सब पुराने प्रश्न आ रहे हैं इसमें। आप लोग जब पेपर देने जाइएगा, बजट और योजना ये 2 चीज़ पढ़ के जाइएगा। अगर आपको 10 प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें से 7 प्रश्न इन्हीं दोनों से आएंगे, 3 प्रश्न जो रहेगा फैक्ट से बनेगा। उसको हम देख लेते हैं और फैक्ट के लिए आप, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप धीरे स्टॉप स्टॉप कर करके पढ़ लीजिएगा। ये देख लेते हैं। हाँ, वह व्यापार खंड जिसमें भारत का एक सहयोगी सदस्य वह आसियान है। वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ये भी देखिए फिर पुराने प्रश्न आ गए हैं। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आप, फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ना रहेगा तो आप योजना प्लस बजट और साथ ही थोड़ा फैक्ट पढ़ लीजिए, जितना बोले हैं बस इतने में आपका जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।